ओके, तो अब हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस। हमें सर्किट को एनालाइज करना है। सर्किट क्या है? सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स जैसे कि आरएलसी, एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि कोई वोल्टेज या करंट सोर्स। तो बेसिकली होगा क्या, कोई एक्टिव सोर्स होगा जो वोल्टेज या करंट इनपुट दे रहा होगा, और पैसिव एलिमेंट्स होंगे जो कि कुछ डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करने में हमारी मदद कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया हमारा सर्किट। सर्किट है ये। लेकिन सर्किट एनालिसिस मींस ऐसे एक सर्किट को हमें एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है इसमें? हम इसमें कुछ इनपुट देंगे जो कि हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वी और आई। और इन वी और आई को देने के बाद कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स मींस आउटपुट। ये आउटपुट हमें एनालाइज करना है। हमें देखना है कि ये आउटपुट कैसे वेरी करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, बेसिकली दिस इज आर आउटपुट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक सर्किट देखें कि आरएलसी सीरीज सर्किट हमने ले लिया है, ये क्या हो गया? ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। और यहाँ पर अगर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा इनपुट सिग्नल हो जाएगा। अब आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर हमने यहाँ पर आईटी करंट, करंट जैसे आप वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो यहाँ पे ये जो करंट जनरेट होगा, दैट करंट विल बी आर रिस्पॉन्स, दैट करंट मे बी आर रिस्पॉन्स। हमारा रिस्पॉन्स आउटपुट जो हो सकता है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी हो सकती है, कैपेसिटर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। तो अकॉर्डिंगली हम सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो अगर हमारा आउटपुट आईटी है तो हम आईटी को स्टडी करेंगे, और अगर वीसी हमारा है आउटपुट तो हम इस वीसी को स्टडी करेंगे। अब हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वोल्टेज या करंट तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा? तो वो सिग्नल मोस्टली जो हम एनालाइज करने वाले हैं वो डीसी होगा, बट वो एसी भी हो सकता है, साइनोसॉइडल, और वो कोई और सिग्नल भी हो सकता है। इससे पिछली यूनिट में हमने बहुत सारे सिग्नल्स को सिंथेसाइज किया है। फॉर एग्जांपल, अ सिग्नल लाइक दिस कैन आल्सो बी यूज्ड, ठीक है। ये भी एक सिग्नल हो गया ना, ये भी एक इनपुट हो गया। और इसके लिए हमें सर्किट के आउटपुट को स्टडी करना है। अब ये काम स्टेडी स्टेट के लिए हम पहले भी कर चुके हैं। डीसी और साइनोसॉइडल के लिए स्टेडी स्टेट आउटपुट जो हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम एक्सएल एक्सी माना करते थे, फेजर्स ड्रॉ किया करते थे साइनोसॉइडल एसी में। डीसी में हम सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला करते थे, और दूसरे मेथड्स हम यहाँ पे यूज किया करते थे। तो इस तरह से ये कुछ पार्ट हम इसका स्टेडी स्टेट हम स्टडी कर चुके हैं। स्टेडी स्टेट मतलब जो अब तक हमने एनालाइज किया वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस था। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए। तो सर्किट एनालिसिस मींस रिस्पांस की स्टडी, स्टडी ऑफ द रिस्पांस बाय गिविंग सम इनपुट। इनपुट हमारा सिग्नल होगा जो हमने देख लिया अभी, वी आई हो सकता है। रिस्पांस मींस आउटपुट, इसकी हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट, अब ये रिस्पांस आउटपुट किस तरह का होगा? हमारे पास जो आउटपुट होता है, दो तरह का आउटपुट है, या दो तरह की स्टेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो स्टेज में मिलाकर के हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। एक होता है ट्रांजिएंट, जो कि पहले आता है, और उसके बाद हमें स्टेडी स्टेट मिलता है, स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलता है। इसको हम एक फैन के एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, क्या फैन फुल स्पीड एक्वायर कर लेता है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका जो फैन है वो 500 आरपीएम पे स्विच ऑन करने के बाद फाइनली क्या होता है? 500 आरपीएम पे रोटेट करता है, रोटेशंस पर मिनट 500 रोटेशंस आपको देता है। दिस इज आउटपुट, फाइनल आउटपुट। पर जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो क्या होगी? स्पीड जीरो से इंक्रीज होकर के 500 पहुंचेगी ना। अब जब तक रिस्पॉन्स आपका स्टेबलाइज नहीं हो जाता है, एक फाइनल रिस्पॉन्स स्टेबलाइज नहीं हो जाता है, तब उस ड्यूरेशन को हम बोल देते हैं ट्रांजिएंट्स। और एक बार जब आपका फाइनल पहुंच गया है आरपीएम, उस समय में अगर आप सर इसी की स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गई स्टेडी स्टेट स्टडी। स्टेडी हो गया है अब ये, स्टेडी स्टेट पहुंच गए, ठीक है। तो सर्किट के लिए अभी हमने स्टेडी स्टेट का तो स्टडी किया हुआ है थोड़ा सा, काफी। लेकिन ट्रांजिएंट अभी तक हमने स्टडी नहीं किए थे। इस यूनिट में हमें ट्रांजिएंट्स को स्टडी करना है। ट्रांजिएंट एनालिसिस बेसिकली हमें करना है। मतलब जैसे ही आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हो
तो वो फाइनल स्टेट तक पहुंचने से पहले जिस दौर से गुजरता है वो हमें एनालाइज करना है सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, फैन के लिए नहीं, सर्किट के लिए। अब देखो सर्किट में कैसे होगा, हम एक बार इसको देखते हैं। देखो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सिंपल एक रेजिस्टिव सर्किट ले ले, हमने क्या करा, यहाँ पे एक डीसी बैटरी कनेक्ट कर दी और आउटपुट यहाँ पे हमारा करंट है। तो देखो जैसे ही आपने ये बैटरी कनेक्ट की, सपोज करो यहाँ पे हमने की ले रखी है और आपने इसको क्लोज कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे, जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे इस सर्किट में करंट मिल जाएगा, क्लोज करते ही करंट मिल जाएगा। ये एक इंस्टेंटेनियस सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जैसे ही आपने इसको क्लोज किया है आपको करंट मिल जाएगा कितना, V अपॉन आर। ऐसा नहीं होगा कि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, या अगर फाइनल मान लीजिए ये वैल्यू 5 ओम है और ये 10 वोल्ट है, तो ये कितना करंट हो जाएगा हमारा, ये 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, और ये आपको सर्किट कंप्लीट करते के साथ ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया तुरंत ही आपको स्टेडी स्टेट मिल गई, ट्रांजिएंट्स है ही नहीं। अगर ये टाइम लगा रहा होता 0 से 2 एम्पियर तक जाने में तो हम उसकी उस पार्ट की स्टडी करते और उसको बोल देते ट्रांजिएंट एनालिसिस इसका। लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट्स नहीं होते, वो जीरो ऑर्डर सिस्टम होता है या फिर इंस्टेंटेनियस सिस्टम होता है, जो कि इनपुट देते के साथ ही आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, बट इंडक्टर की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की, यहां पर एक स्विच लगा रखा, जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो क्या होगा, सर्किट, ये जो स्विच है, स्विच एक जरिया है ट्रांजिएंट लाने का। जैसे हम फैन का स्विच जब ऑन करते हैं तो वो चलता रहता है, लेकिन अगर स्विच ऑन है पहले से ही तो स्टेडी स्टेट है। तो अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर ट्रांजिएंट आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आउटपुट 500 आरपीएम है, वो धीरे 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 करके जीरो होगा। ठीक है, तो स्विच एक जरिया है सर्किट में ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस कराने का। तो जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, इस कॉइल का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है इसका, एकदम से करंट इसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा क्या, मान लीजिए इसमें भी 2 एम्पियर करंट जो है वो एस्टेब्लिश होना है, तो क्या स्विच बंद करते के साथ ही 2 एम्पियर करंट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको 2 एम्पियर करंट तुरंत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडक्टर जो होता है या कोई भी कॉइल जो होती है वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है फैराडाइज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, फ्लक्स का चेंज होने लगा तो ये कॉइल जो है उसको अपोज करके खुद अपना फ्लक्स बनाने लगती है। ठीक है, उसको चेंज नहीं होने देती। अब ये फ्लक्स किस वजह से होता है, जब इसके अंदर कुछ करंट पास करेगा तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ये होता है ना हमारे पास रिलेशन। तो जैसे ही इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगा कॉइल में, इसमें फ्लक्स चेंज होने लगेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा, ये कुछ समय लेगा फ्लक्स को चेंज होने देने के लिए, एकदम से नहीं चेंज होने देगा। क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा, इसलिए ये करंट को भी नहीं चेंज होने देगा इंस्टेंटेनियसली। क्यों, क्योंकि अगर करंट चेंज हो गया तो फ्लक्स तो उसी के अकॉर्डिंग पैदा हो जाएगा इसके अंदर। तो इसी वजह से ये इंस्टेंटेनियस चेंज को करंट की अलाउ नहीं करता कोई भी इंडक्टर, कोई भी कॉइल। तो एकदम से 2 एम्पियर करंट तो मिल नहीं सकता, अगर आपका 2 एम्पियर करंट फाइनल होना चाहिए तो होगा क्या, ये धीरे 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 बिल्ड होगा। तो यहाँ पर 0 एम्पियर करंट से, अगर इनिशियली इसमें कोई करंट नहीं था, तो ये 2 एम्पियर करंट तक जो होगा जाएगा, 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक जाएगा। और 0 से 2 एम्पियर तक पहुंचने का ये जो दौरान है, ये जो ड्यूरेशन है, इस दौरान ये जो आउटपुट है ये कैसे वेरी कर रहा है, कितना है, क्या है, ये स्टडी हमारी ट्रांसिएंट है। एक बार 2 एम्पियर करंट पहुंच गया तो हम बता सकते हैं कि V अपॉन आर के बराबर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से इस सर्किट में ट्रांसिएंट है, इसमें है ही नहीं, प्योरली रेजिस्टिव में ट्रांसिएंट नहीं है। तो अब हम समझ भी सकते हैं कि आर के साथ एल या सी भी होगा अगर ट्रांसिएंट की हम बात कर रहे हैं हमारे सर्किट्स में। अब इसको एनालाइज करने का तरीका होता है, इसके लिए हमें कुछ तीन चार चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक केसीएल केवीएल लगाना आना चाहिए, दूसरा इनिशियल फाइनल कंडीशन आपको निकालनी आनी चाहिए, और तीसरा स्टेप जो है, इनमें से 2 चीजें में से कोई एक यूज कर सकते हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आपको करना आना चाहिए या फिर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आना चाहिए।
अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट की, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है उसको एक्सएल मान लेते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को एक्ससी मान लेते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को आर मान लेते हैं, और जितना भी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है आई एक्सएल, आई एक्ससी और आई आर, ये वोल्टेजेस मानते हुए हम क्या करते हैं, सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं स्टेडी स्टेट में। लेकिन अब हम स्टेडी स्टेट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो एक्सी है या एक्सएल है, ये सब जो है, ये सब मान करके हमारा काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये करंट खुद ही वेरिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम आरएल सर्किट की, हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम एक आरएल सर्किट ले लेते हैं और इसमें हमने जैसे ही सर्किट क्लोज किया तो एकदम से जितना करंट इसमें बिल्ड होना चाहिए वो नहीं बिल्ड होता है, एक्चुअल में वो बिल्ड होगा एक्सपोनेंशियली, इस तरह से कुछ, ये जो जिस फैशन में यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, ठीक है, ये हम करंट की बात कर रहे हैं कि फाइनल करंट जितना होना है यहाँ पे, आई फाइनल जितना भी होना है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारे करंट को, करंट के चेंज को डिनोट कर रहा है ये जो कर्व है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जीरो से लेकर के यहां तक, जब तक ये स्टेडी स्टेट नहीं आ जाता है, लगभग स्टेडी स्टेट नहीं आ जाता है, ये तब तक का जो पीरियड है हमारा, ये ट्रांजिएंट पीरियड है, और इस ट्रांजिएंट पीरियड में करंट कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज आर स्टडी ऑफ द रिस्पॉन्स विच इज करंट। रिस्पॉन्स यहाँ पे करंट है और उसकी स्टडी हो गई यहाँ पे ये। ठीक है, ये हम देखेंगे कैसे आता है ये। ठीक है, ये शेप कैसे आती है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सर्किट एनालिसिस करना है, और ट्रांजिएंट्स के लिए बेसिकली करना है। ठीक, तो कोई भी सर्किट एनालिसिस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हमारे पास दो किरचॉफ्स लॉ होते हैं, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। केसीएल को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और केवीएल को हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ये आपने लगा रखा होगा, तो एक बार हम वापस इसको रिकॉल कर लेंगे। देखो जरा, केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और केसीएल जो है वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और ये दोनों ही चीज हमेशा कंजर्व रहती हैं। हमेशा, आज तक हमने ऐसा कोई केस नहीं पाया जहां पर चार्ज या एनर्जी में से कोई भी चीज कंजर्व ना हो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और चार्ज हमेशा हमेशा कंजर्व रहते हैं, इसी वजह से केवीएल और केसीएल हर जगह एप्लीकेबल भी रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा होते हैं ये लगाने में भी। हाँ, एक बार हम देख लेंगे कैसे हमें इन्हें लगाना है, और ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर भी जब हम ट्रांजिएंट स्टडी कर रहे हैं तो तब भी हम इनको यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, एनालाइज करने के लिए केसीएल केवीएल तो तब भी लग जाएगा। ठीक है, अब केसीएल क्या कहता है कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। मतलब अगर ये 5 एम्पियर है करंट इनकमिंग है किसी जंक्शन पे, तो ये दोनों करंट मिला के I1 और I2 मिला करके 5 एम्पियर ही होने चाहिए, ना तो उससे ज्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जितना चार्ज यहां से आ रहा था, एंटर कर रहा था, उससे ज्यादा चार्ज लीव कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज इज बीइंग क्रिएटेड, नेट चार्ज क्रिएट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इससे ज्यादा, इससे कम करंट यहां से पास कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या है, चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चार्ज यहाँ तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा करंट है और इन दोनों ब्रांचेस में I1 I2 करंट कम है आई करंट से, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे कभी भी आपको एक्यूमुलेटेड चार्ज मिलेगा नहीं। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। केवीएल की हम बात करें तो जितना एनर्जी हमारा बैटरी या कोई भी एक्टिव सोर्स देगा सर्किट में, उतनी ही एनर्जी जो होगी वो डिसिपेट हो जाएगी पैसिव एलिमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इस तरह से काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कैसे हम इनको लगाएंगे, ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो, हमें क्या दिया होगा, एक सिंपल सर्किट दिया होगा जिसमें सिर्फ ये रेजिस्टेंस होंगे 3 और एक ये बैटरी दे रखी है। ठीक है, चाहे तो मैं इसको रब कर देता हूं। वन सेकेंड, इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग। चलो, आराम से खाऊंगा, बैठ के खाऊंगा आराम से। अरे हाथ धो गई जबरदस्ती।
बच्चे राशि, चलिए, तो हमें क्या दिया होता है, हमें एक सर्किट डायग्राम दिया है। अगर हम डीसी सर्किट की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये सर्किट दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3। ठीक है, आपको ये वोल्टेज दे रखा है और आपसे बोला है कि ये सर्किट एनालाइज करो, तो आप इसको केसीएल और केवीएल की मदद से कर सकते हो एनालाइज। ठीक है, मेनली हम केवीएल ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लूप से ही जनरली सॉल्व होते हैं। केसीएल भी मतलब वैसे तो दोनों ही इक्वली यूज हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, केवीएल बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, अब केवीएल लगाने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। ये केवीएल है, केवीएल कहता क्या है कि अगर आप कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लो, यहाँ पे जैसे ये क्लोज्ड पाथ ले लिया आपने, तो इस पूरे क्लोज्ड पाथ में जितने भी वोल्टेजेस हैं, उन सभी वोल्टेजेस का एल्जेब्राइक सम अगर आप ले लेते हो, तो वो उस पूरी लूप में जो होगा वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, आपको वोल्टेज बतानी आनी चाहिए एलिमेंट्स के अक्रॉस, और उनकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्जेब्राइक सम करना है। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए तो होती है वोल्टेज I1 R1, I2 R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर यहां से I करंट जा रहा है, तो ये I करंट यहां से फ्लो करेगा। अगर यहां से I1 एंटर हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो ये जंक्शन है, यहाँ से I करंट एंटर कर रहा है, I1 इस ब्रांच में चला गया, तो यहाँ कितना बचा? I माइनस I1 करंट बचा। ठीक है, अब करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके हम ये सब वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, और बैटरी की वोल्टेज तो हमें डायरेक्टली पता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो वोल्टेजेस पता होना, और दूसरा उनकी पोलैरिटीज। ये 2 चीजें हैं यहाँ पर जो मेन है। ठीक है, एक बार हमने ये देख लिया, तो एक कन्वेंशन, सिंपल कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, अब वोल्टेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सॉरी, पोलैरिटीज की अगर हम बात करें, तो जब भी किसी रजिस्टर में से करंट एंटर करता है, जहां से भी करंट एंटर कर रहा है, वो पॉजिटिव होता है टर्मिनल, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज जो हो जाती है वो ड्रॉप हो जाती है। अगर ये वोल्टेज आप लिखना चाहो तो कितना ड्रॉप होगा? आई आर के बराबर ड्रॉप होगा, और पोलैरिटी जो लोगे वो आप ऐसे लोगे। अगर आपको कोई बैटरी गिवन है, तो ये बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये जो होगा नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अच्छा, तो जब भी आप केवीएल लगाएं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस ऐसे लिख ले पहले, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो। अगर आप प्रो हो, पहले से ही आपने कर रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और आपको मतलब अच्छे से आता है ऑलरेडी, तो फिर शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। अब आपको करना क्या है, एक लूप में ट्रेवल करते हुए केवीएल यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हो। यहां से शुरू करोगे तो आप क्या कर रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करना शुरू करोगे। जैसे ए से बी की तरफ गए, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। फिर जब यहां से इस एंड से राइट की साइड जब मूव करोगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हो। हमें पता है कि हमें एल्जेब्राइक सम लेना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाले को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूवमेंट को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, और इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल राइज या पोटेंशियल डिके में से एक को पॉजिटिव मान सकते हैं, एक को नेगेटिव मान करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे करते हैं डिटेल में। ठीक है, ठीक, ओके, आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, फाइन। ये स्लाइड हम कर चुके हैं ना? या ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज हमने अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस की है कि हमने क्या किया है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो हम क्या मान रहे हैं? नेगेटिव। दैट मींस अगर पोटेंशियल आपका डिके हो रहा है, तो हम उसको नेगेटिव मान रहे हैं, और राइज को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन होगी करंट के रजिस्टर में, बैटरी में। ये सब चीजें भी हमने डिस्कस कर लिया पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम इंडक्टर की बात करें या कैपेसिटर की बात करें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है, रेजिस्टेंस में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इंडक्टर में क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ सी वी स्क्वायर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं ये लोग?
स्टोर कर लेते हैं ये दोनों, ठीक है। जिसकी वजह से अगर इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर रखी है और अपने यहाँ पे कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, या कैपेसिटर के चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस आपने कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि उसने कुछ एनर्जी स्टोर की थी, अदरवाइज ये ग्लो कैसे करेगा बिना एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। कितनी करता है, उसका अमाउंट इज हाफ एल आई स्क्वायर और हाफ सी वी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रेजिस्टेंस में तो फिक्स है, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक चीज, और वोल्टेज आई आर होगी। ऐसे ही बैटरी में फिक्स है कि ये बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये छोटे वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है। या जो भी हम अगर मान रहे हैं पोलैरिटी, अगर एसी भी है तो हम जो मान के चल रहे हैं उससे कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है खास, ठीक है। तो बैटरी में वोल्टेज वी हो गई और ऐसे करके हमने पोलैरिटीज मान ली। लेकिन अगर हम इंडक्टर कैपेसिटर की बात करें तो कभी तो ये पॉजिटिव होती हैं पोलैरिटीज, कभी नेगेटिव होती हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट अगर एंटर कर रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन इंडक्टर में अगर करंट एंटर कर रहा है किसी एंड से, तो हम बता ही नहीं सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब तक कि हमें ये ना पता चले कि वो इंडक्टर सोर्स की तरह काम कर रहा है कि सिंक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लेते हैं इसको। इंडक्टर क्या कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इस वक्त और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो हमें क्या लेना है, वो अलाइंड पॉजिटिव लेना है, और जहां से निकल रहा है बाहर वो नेगेटिव लेना है। अगर इस वक्त करंट जो है, सॉरी इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, यहां पर ये सेकंड केस, यहां पे देखो यहां से बैटरी से ये इंडक्टर चार्ज हो रहा है। फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो इंडक्टर से क्या कर रहा है, बल्ब हम ग्लो करा रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर कर रहा है करंट और यहाँ पॉजिटिव से लीव कर रहा है, ठीक है। तो हमें कभी भी इंडक्टर के लिए पोलैरिटी चूज करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो चार्ज कर रहा है कि डिस्चार्ज कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं पोलैरिटीज, पहली चीज, ठीक है। ये पोलैरिटी हो गई। सिमिलरली कैपेसिटर का देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, तो करंट, और ये ग्लो कर रहा है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, कब, कब ये, जब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। जब ये लोड की तरह काम करेगा, मतलब जब ये खुद चार्ज हो रहा होगा, जिस समय ये खुद चार्ज हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो रहा है आई ऐसे, उस टाइम पे पॉजिटिव पे करंट एंटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है हमेशा, हमेशा इसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट सोर्स की तरह काम कर रहा है, एक्टिव सोर्स की तरह काम कर रहा है या एक्टिव एलिमेंट्स की तरह काम कर रहा है, और एक दूसरा है जब वो लोड की तरह काम कर रहा है। जब भी वो सोर्स की तरह काम करेगा, आहो उल्टा लिख दिया, जब भी वो लोड की तरह काम करेगा तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा करंट जो होगा वो एंटर करेगा, और जब भी वो सोर्स की तरह काम करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ये हम जानते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है एक्सटर्नल सर्किट में जब वो ड्राइव कर रहा होता है सर्किट को, ठीक है। इस तरह से हम पोलैरिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सोर्स और सिंक की हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि अब हमें नेचर ऑफ, अब आरएलसी देखना है कि आर के लिए तो वोल्टेज, हमने पोलैरिटी तो देख ली कि इंडक्टर और कैपेसिटर की पोलैरिटी में ही दिक्कत आती है, और वो हम चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रही है वो देखते हुए हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आरएलसी में, इनकी वोल्टेज भी तो लिखनी पड़ेगी ना, एक्सप्रेशन। जैसे अगर रेजिस्टेंस से आई करंट पास कर रहा है तो उसका वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो अब हम जब केवीएल जब भी लगाएंगे हम, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, नेचर ऑफ आर की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो आसपास जो एटम्स या आयंस होते हैं उससे कोलाइड करते हुए जाते हैं, ठीक है। हमने दिखाया था डायग्राम, यहाँ से गया यहाँ टकराया फिर यहाँ गया, ऐसे करके ये टकराता वो जा रहा है इनसे। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंडक्टर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, आयन से मिलकर बना हुआ है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे मोस्टली तो एटम्स ही होते हैं ना, और एटम्स अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह से छोड़ करके नहीं जाते अपनी
पोजीशन को, एक पोजीशन से दूसरे पे, सिर्फ वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी लोकेशन पे। तो इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उनसे टकराता हुआ जाता है, तो उसको एक हिंड्रेंस, अपोजिशन ऑफर हो रहा है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हमने ओम्स लॉ से भी लिया था। ठीक है, अब रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के चेंज करने से चेंज नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो यहाँ पे V और I चेंज करने से R चेंज नहीं होगा। मतलब अगर वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगा, सच दैट कर रहे थे रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस फॉर्मूले में। अगर आपने वोल्टेज डबल कर दी तो क्या होगा, आपका करंट डबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक पैरामीटर चेंज करोगे तो कोई भी और पैरामीटर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, लेकिन R इस फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि V और I के चेंज करने से R चेंज नहीं होता। आई कब चेंज, ये आर कब चेंज होता है, जब आप लेंथ चेंज कर दो वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, या उसका मटेरियल चेंज कर दो। ठीक है, यानी कि अगर आपने मटेरियल मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करा, या फिर उसकी ज्योमेट्री चेंज की, ठीक है, ज्योमेट्री चेंज की, तो ही रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, या फिर टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा इट डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्लियर है? टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखना नहीं है, मटेरियल और ज्योमेट्री हम चेंज करेंगे नहीं। ठीक है, जब भी हमारे सर्किट की प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो हमारे एनालिसिस का पार्ट नहीं है, तो ये सब चीजें हमें एनालाइज करनी नहीं है। तो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा कांस्टेंट, और जितना इसमें करंट पहुंचेगा टाइम्स आर विल गिव यू द वोल्टेज। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, दैट इज आर इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर की हम बात करते हैं। इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं, और इंडक्टर होता क्या है, एक वायर लिया ऐसे 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 उसकी कॉइल बना दी, दिस इज नोन एज इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस को L से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर। अब होता क्या है इसका ऐसा करने से कॉइल, देखो इसकी प्रॉपर्टी होगी, यहां पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी होगी कि इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है ये उसको चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, ये अपने से लिंक्ड फ्लक्स को चेंज नहीं होने देता इंस्टेंटेनियसली। ऐसा नहीं है कि चेंज ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा तो फिर तो कभी फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा, कभी ईएमएफ ही नहीं बनेगी। ईएमएफ इंडक्टर से कब बनती है, आपने फैराडेज लॉ में पढ़ा होगा ना, ईएमएफ डी फाई बाई डी के बराबर होता है। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देता। अब होता क्या है, जब आप कोशिश करते हो ना फ्लक्स को चेंज करने की इससे, तो ये अपना फ्लक्स क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि उस अपोजिशन को ओवरकम कर सके, और उस प्रोसेस में ये एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और वो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। वो वोल्टेज है इंडक्टर की जो हमें केवीएल में यूज करनी पड़ेगी। अब ये वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करें, ये तो समझ में आ गया किस वजह से है, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो जितना चेंज आएगा उसके हिसाब से वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये वोल्टेज होगी कितनी, तो ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, और हमने पहले ही देख लिया कि फाई जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आई। ठीक है, या फाई एक्चुअली इक्वल्स टू एल आई। चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। फाई जो होता है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये टोटल फ्लक्स है। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन इट। ठीक है, जब आप इसको हटाओगे तो ये जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आपका इक्वल आ जाएगा एल आई के। अब एल क्या है यहाँ पे, एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। मतलब आपने कॉइल ली, इससे फ्लक्स चेंज कराया चाहा, तो इस फ्लक्स के चेंज की वजह से, इस फ्लक्स के चेंज की वजह से, ठीक है, और वो किस वजह से होगा, वो इसी के करंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो इसी के करंट की वजह से हो रहा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी उसी की वजह से। ठीक है, और वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ कहलाती है। ठीक है, और वो कितने के बराबर होगी, वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होती है। दैट मीन्स वो डी बाई डी टी ऑफ किसके बराबर है, एल आई के बराबर है। मतलब एल तो कांस्टेंट है कॉइल का, वो किस पे आ गया,
यहाँ पे। तो ईएमएफ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि ईएमएफ या फिर वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी। कब? डायनेमिक सिचुएशन में, जब हम ट्रांजिएंट स्टडी कर रहे हैं, ये सब के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अदरवाइज वीएल इक्वल टू आई एक्सएल भी ले सकते हैं, पर वो स्टेडी स्टेट स्टडी होगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या? ये पोलैरिटी कैसे लोगे, पता चलना पड़ेगा उसके लिए कि ये करंट इसमें डेवलप हो रहा है कि ये करंट दे रहा है, अपनी स्टोर्ड एनर्जी को कम कर रहा है कि स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो, तो यहां पर ये फंडा हो गया, ये हो गया V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। पर अगर हमें करंट निकालना होता तो वोल्टेज तो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स होता इंडक्टर से पास करने वाला करंट, तो करंट कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले से कर लो, करंट भी निकालना है तो डी आई एल इक्वल्स टू 1/L VL dt नहीं हो जाएगा? और आपको तो पूरा करंट निकालना है ना, या डिफरेंशियल करंट निकालना है, तो पूरा निकालोगे स्टेडी स्टेट का इसका फॉर्मूला लिखने के लिए। और उसके लिए आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो 1/L, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक करना? माइनस इन्फिनिटी से t टाइम तक VL। तो जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस आपने अप्लाई कर रखी है, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दो। अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, नहीं तो ये जो भी फंक्शन होगा पहले इंटीग्रेट होगा, फिर ये जाके ये आपका करंट निकल के आएगा। ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे कैपेसिटर है। अच्छा, इंडक्टर की भी हम बात कर ले। इंडक्टर भी जो है, इंडक्टेंस भी जो है, वो आपके मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कॉइल की। मतलब कॉइल की लेंथ कितनी है और कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। साथ ही साथ इस कॉइल के अंदर कौन सा आपने मटेरियल इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पर एयर है कि आपने कोई कोर इंसर्ट किया हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का या पैरामैग्नेटिक मटेरियल या जो भी मटेरियल ले रखा है आपने, उस पर डिपेंड करती है इसकी इंडक्टेंस। लेकिन फिर से हम अपने सर्किट एनालिसिस में ये तो कुछ चेंज करने वाले नहीं है, तो इंडक्टेंस हम कांस्टेंट मान लेंगे और हमारी जो कॉइल होगी वो एयर कोड होगी, तो मैग्नेटाइजेशन भी हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। लास्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हमारा टाइम ओके 2:15 तक है ना। चलो कैपेसिटर और कर लेते हैं आज, कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करना है। तो कैपेसिटर क्या होता है? ये होता है कैपेसिटर, ठीक है। इसमें चार्ज जो स्टोर होता है, देखो वोल्टेज जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जहां पे जितना ज्यादा चार्ज बिल्ड होगा उतनी ही वोल्टेज नहीं होगी क्या? यहाँ पे बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगी, प्लस माइनस वोल्टेज ये जो होगी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इस बात पे तो डिपेंड करेगा यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है। फाइनली हम क्या कहते यस सर। हैं कि V इक्वल्स टू Q अपॉन में C, इसको हटाते के साथ ही C आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है। फिर भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन A बाय D होता है। अगेन एप्सिलॉन नॉट मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया ऑफ प्लेट है, ये इनके बीच का सेपरेशन है। तो अगर आपने प्लेट्स की ज्योमेट्री चेंज की या उसके बीच में इंसर्ट जो मटेरियल है उसको चेंज किया तो ही ये चेंज होगा, वो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है हमारा, हम क्या मान सकते हैं? कैपेसिटेंस कांस्टेंट हम मान सकते हैं। तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के साइन में ये कहीं पर दिखेगा नहीं, ठीक है। अब अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज आपको करंट की फॉर्म में निकालनी है ना, चार्ज को थोड़ी ना कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू Q क्या होता है, I क्या होता है, dQ बाई dt होता है। तो dQ क्या हो जाएगा, I dt हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर आप यहां से इस फॉर्मूले से V लिखना चाहते हो तो 1/C, C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, I dt, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से t तक। माइनस इन्फिनिटी से क्यों कर रहे हैं वो मैं बता दूंगा आपको। सपोज करो आपको करंट निकालना होता वोल्टेज की जगह, तो आप क्या लिखते, Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। और Q की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी चलो करंट की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे I मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C dV बाई dt, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन कैपेसिटर के लिए, ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया। जो हम अपने सर्किट एनालिसिस करेंगे तो यूज हम वही करेंगे, KCL KVL, वही रूल हम, बेसिक रूल हम यूज करेंगे, लेकिन वहां पर वोल्टेज और करंट अगर हमें लिखना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे इंडक्टर के लिए कौन सा